और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तू रहे भूखी तो मुझसे भी न खाया जाए। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी, आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। एहसास। नमस्कार, एहसास के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। दशकों से महिला सशक्तिकरण के राग अलापने वाले समाज में आज लगता है कि महिलाएं अभी भी हाशिए पर ही हैं। पहले महिलाएं चार दीवारी के भीतर थीं, पुरुषों के सामने किसी तरह की चुनौती नहीं थी। लेकिन जब वो बाहर निकली, मुकाबला शुरू हुआ तो छटपटाहट बढ़ गई। एक तरफ बराबरी का दर्जा शुरू हुआ और दूसरी तरफ यौन शोषण और बलात्कार जैसी घटनाओं का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ता चला गया। आज हालात ये हैं कि महानगरों की गलियां महिलाओं के लिए महफूज नजर नहीं आती। महिलाएं चक्रव्यूह को भेद कर या कहें कि पौराणिक सामाजिक दुर्ग को तोड़कर बाहर क्या निकली। एक बातूनी छोटी सी डिबिया यानी मोबाइल औरत के हाथ में क्या आई, पूरा का पूरा मर्दाना कुनबा सभ्यता और संस्कृति की आंच को सर पर उठाकर फिरने लगा। अंदाजा है स्त्री की वेशभूषा, शिक्षा, दीक्षा, क्षमता, योग्यता मर्दाना बिरादरी में दहशत पैदा कर रही है। नहीं तो दिन दहाड़े यौन शोषण, बलात्कार और कत्ल के रास्ते औरतों को ठिकाने क्यों लगाया जाता? लड़कियां बसों में, मेट्रो में, सड़कों पर महफूज क्यों नहीं होती? क्या आधी आबादी ने चुनौती पेश कर दी है? क्या ये मुकाबला दिए और तूफान जैसा है? औरत और मर्द के रिश्ते हैं वो नए दिशा में जा रहे हैं इस समय, क्योंकि एक तरफ लड़कियों के अंदर शिक्षा बढ़ी है बहुत तेज़ी के साथ, रोज़गार के अवसर उनके बढ़े हैं, उनकी अपनी कमाने की क्षमता बढ़ी है, तो एक तरह से उनकी मोबिलिटी भी बढ़ी है कि घर से निकल करके बाहर वो बहुत ज़्यादा बाज़ार में, शहरों में, ऑफिस कार्यालयों में, काम की जगह पर मोबिलिटी के तौर पर बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि उनको एक तरह की चैलेंज और थ्रेट बन गई हैं, ऐसा लगता है देख करके। महानगर दुविधा में है। सामाजिक संकल्पनाएं वर्ग फुट में सिमट गई हैं। संवाद की हरी घास सूख रही है। चाचा ताऊ के रिश्ते दरक गए हैं। फुर्सत के क्षण बचे नहीं हैं। महिलाओं की कद्र की किताबें बंद हो गई हैं। मूल्य पिटते जा रहे हैं। आधी आबादी की चुनौतियां चिंता का सबब बन गई हैं। जेंडर बराबरी के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या किस तरह के अवसर औरत को उपलब्ध है, ये सारे वजह हैं औरत के प्रति किसी भी प्रकार का हिंसा। यहाँ तो आप यौन हिंसा की बात कर रहे हैं, पर किसी भी प्रकार के, आखिर घरेलू हिंसा बिल की ज़रूरत क्यों पड़ा, कानून की ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हिंसा हो रहा था। तो चाहे दहेज संबंधी हो, चाहे रेप का मामला हो, चाहे वो अन्य तरह के जो संपत्ति से बेदखली का मामला है। महिलाओं की असुरक्षा को आधुनिकता से ढकने की भरपूर कोशिश है। दोष आधुनिकता, कम होते कपड़े और चाल चलन पर डाल दिए गए हैं। सब जगह जब बातें आती हैं जी इस लड़की ने स्कर्ट पहनी थी, इस लड़की ने इस तरीके के कपड़े पहने थे इसलिए उसके ऊपर अटैक हुआ, ये एक बिल्कुल मनगढ़ंत और ये बिल्कुल गलत सोच है, एक छोटी सोच है। बिकॉज उसके बियॉन्ड जाना है। किसी ने गुनाह करना है तो वो करता है, चाहे महिला ने, हमारा संस्कृति क्या कहती है, साड़ी ना, तो क्या साड़ी वाली और महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होता है? या सलवार कमीज पहनते तो उनके साथ नहीं होता, सिर्फ स्कर्ट वालियों के साथ होता है? ऐसा नहीं है। इसलिए ये सब सोचना कि आधुनिकता या लड़की के रात को जाना, अब इसमें देखिए कई चीज़ें हैं। कुछ हद तक तो समाज को सबको समझना चाहिए। अगर महिलाएं हैं और अकेले जाती हैं तो शायद कुछ बर्ताव उनको भी देखना चाहिए कि साथ में कोई एस्कॉर्ट साथ चला जाए ताकि कोई ऐसी मुश्किलात ना आए। महानगरीय रवायत अपनी ओर उंगली उठाने को तैयार नहीं है। हर कोई तमाशाई है। सरेआम घटनाएं हो रही हैं। अखबारों के पन्ने बलात्कार और गैंग रेप की घटनाओं से सने मिलते हैं।
अपराध की प्रवृत्ति आज बदल गई है। साइबर अपराध औरत की अस्मिता को तार-तार कर रहा है। इंटरनेट से जुड़े हुए जो सारे आज के तारीख में क्राइम है वो सबसे ज़्यादा भयानक है। ये किसी लड़की को छेड़ा, उसमें तो कम से कम उसको उठा के पीटा जा सकता है। कानून तो एक चीज़, कम से कम पूरा समाज अगर इकट्ठा हो 2-4 मैथ मार दे तो वो भी एक चीज़ है, और कानून अपने आप सक्षम हो तो एक बात है। ये जो कानून इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू जा रहा है वो सबसे डेंजरस है, उसको हमको सबसे ज़्यादा एड्रेस करना पड़ेगा। लड़कियों की तस्वीरें कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में किसी भी तरीके से लड़कियों की अगर चली जाए, उनका फ्यूचर खराब होता है, उनकी इमेज खराब होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक साल 2009 में 21,397 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। 2010 में ये आंकड़ा 22,172 तक पहुंच गया। 2011 में आंकड़ों की गिनती 24,206 तक पहुंच गई। साल 2011 में बलात्कार के अलावा महिलाओं पर अत्याचार के करीब 2,28,000 मामले दर्ज हुए, यानी हर तीसरे मिनट में एक महिला अत्याचार का शिकार हो गई। 2011 में रोजाना 66 महिलाएं बलात्कार का शिकार बन गईं। पब्लिक प्लेसेस में क्राइम बहुत बढ़ गया है। आप कहीं सुरक्षित नहीं है, सड़क पर सुरक्षित नहीं है, ऑफिस में सुरक्षित नहीं है, बस में सुरक्षित नहीं है, ट्रेन में सुरक्षित नहीं है। जगह जगह इस तरह के, और ग्रुप मानसिकता जिसमें कि 4-5 लड़के जब एक साथ हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेंडेंसी इस तरह की दिखाई पड़ रही है जिसमें कि वो ज़्यादा लड़कियों पर अटैक करते हैं। तो एक तरह से नेचर ऑफ क्राइम भी बदला है, जिसमें कि गैंग रेप्स के केसेस, मैस उसकी जिस तरह की हरकतें होती हैं, पूरा ग्रुप, और संवेदनहीनता समाज में बढ़ी है इन केसेस के प्रति। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये भी कहता है कि साल 2011 में 73% चार्जशीट दायर किए गए। 100% की कीमत पर ये आंकड़े बढ़ेंगे। सच है, ये घटनाएं वहां दर्ज होती हैं जहां कैमरे की पहुंच हो। गांव देहात में ये घटनाएं शर्म और लोक समाज की भेंट चढ़ जाती हैं। देखिए, नेचर ऑफ क्राइम भी लगातार बदल रहा है, क्योंकि पहले क्या था कि आप देखेंगे इंडिविजुअल क्राइम बहुत था, नेबरहुड का क्राइम। 70% केसेस रेप के हम लोगों ने खुद स्टडी की थी, उसमें आया था कि 65% तो नोन लोग होते हैं। मतलब कोई अंकल है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार आया हुआ है, कोई जानकार दोस्त है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। भी जब तक लड़की इजाज़त न दे तब तक आप उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो वो एक तरह से असॉल्ट ही है। जोर जबरी अगर आप करते हैं तो वो सेक्सुअल असॉल्ट ही होता है। गुनाह को संस्कृति से जोड़कर ये समाज महिलाओं के पैर में बेड़ियां बांधता रहा है। आज की पढ़ी लिखी स्त्री भले ही बहादुराना फैसले लेती हो, पुरुष की मानसिकता उसके फैसलों को छेड़ती रही है। हर जगह छटपटाहट दिखाई पड़ती है। क्या ऐसे फैसलों से देश और समाज की तरक्की होगी, जहां महिलाओं का स्थान घूंघट और चार दीवारी के भीतर हो, जहां उसे फैसले लेने का हक ना हो, आजादी ना हो? एहसास में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद महिलाओं के लिए बने कानून पर जाएंगे। जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए एहसास। नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। क्यों बहू, आज काम से जी चुरा के भाग आई क्या? आज हमें आधार नंबर की पंजीकरण के लिए जाना है। हाँ दादी माँ, मैं भी तैयार हूँ। मुझे भी अपना आधार नंबर चाहिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब मैं क्या करूँगी आधार नंबर लेके? हैं अम्मा, आपकी कोई पहचान नहीं है क्या? देश के प्रत्येक निवासी की पहचान है आधार। देश के प्रत्येक निवासी के लिए है आधार। आधार, आम आदमी का अधिकार। एहसास। महिलाओं के लिए कानून बहुतेरे हैं। आईपीसी की धारा 354, भारतीय संविधान महिलाओं को तमाम तवज्जो देता है, अधिकार देता है। वो कहता है कि महिलाएं बाहर निकलकर काम करें,
काम के लिए जगह पर सुरक्षा हो। लेकिन देश में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के जो आंकड़े आज हमारे सामने हैं, उनसे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाता है? अगर हाँ, तो अपराध के आंकड़ों का बढ़ता ग्राफ कानूनी व्यवस्था के लिए एक चुनौती नहीं है? बात बीते दिनों की होती है, जब सामाजिक वातावरण में महिलाओं का एक स्थान होता था, कद्र होती थी। लेकिन क्या महिलाएं आजाद थीं? चार दीवारी में कैद महिलाओं की आवाज बाहर आती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। फर्क है कि तब मामले सामने नहीं आते थे। महिलाएं असुरक्षित हैं। लड़कियां स्कूल कॉलेजों में महफूज नहीं हैं, सड़कों पर भी नहीं हैं। लेकिन कानून की फाइलें मोटी होती जा रही हैं। पहले अगर सम्मान था तो वो बराबरी का दर्जा क्यों नहीं था? क्या पहले औरतों के नाम किसानी की खेती थी? क्या पहले औरतों को वो सारे सार्वजनिक दायरे में वो अवसर उपलब्ध थे? अगर बराबरी था तो वो घूंघट के अंदर चार दीवारी के अंदर क्यों रहती थी? ऐसा सम्मान था तो सम्मान का तो मतलब ये होना चाहिए था ना कि आप हर जगह उनको मौका देने को तैयार हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि पहले सम्मान था और अब सम्मान नहीं है। जिन अर्थों में पहले सम्मान था, मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अभी पूरी तरह से सम्मान चला गया है। काफ़ी अर्थों में सम्मान है भी, और काफ़ी अर्थों में सम्मान बराबरी के साथ लाए जाने की ज़रूरत है। महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार तक के लिए सख्त कानून है, लेकिन अपराध के बदलते स्वरूप में कानून के कागज बढ़े तो, लेकिन साथ साथ हादसों की रफ्तार भी बढ़ी। असम जैसे मामले में छीटाकशी जैसे अपराध नहीं है। ऐसे अपराध में दोषी पूरा समाज भी है, जो एक लड़की पर जबरन होते जुल्म में तमाशाई बनता है, सहता है। लेकिन क्या कानून की जद में ये तमाशाई लोग हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप असम जैसे हादसे पे आ जाए, उसके लिए 354 ठीक नहीं है। उसके लिए हमें कहीं ज़्यादा कुछ कानून चाहिए, जो सेक्सुअल असॉल्ट, उस लड़की को भरे सभा में बिल्कुल खुले आम वीडियो के सामने इस प्रकार से 30 लड़कों ने छेड़ाखानी की, कपड़े फाड़े, नोचा भी, और कहीं पर सिगरेट के बर्न्स भी सुना जाता है मिले थे। तो वो प्रकार का जो हादसा है वो कहीं ईव टीजिंग और रेप के बीच में एक और कैटेगरी है, जिसको सेक्सुअल असॉल्ट हम लोग कानून में मानते हैं, और उस तरफ कुछ ध्यान दिया जा रहा है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल जो है, इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल हमारा कानून और पुलिस पेचीदगियों की चंगुल में है। महिलाएं अपराध सह लेती हैं, मुकदमे दर्ज कराने में परिवार और समाज की ही सुनी जाती है। मुकदमा दर्ज करने में पुलिस पीड़ितों को और प्रताड़ित करती हुई नजर आती है। मुकदमा दर्ज ही देर से होता है। बलात्कारी और लुटेरे मौज से सड़क की शान बनते रहते हैं, और पीड़ितों का हौसला जवाब दे जाता है, थक जाता है। पुलिस वाले आधा टाइम अपना एफआईआर की दर्ज भी नहीं करते हैं, और वो नहीं दर्ज करते। बाद में कोर्ट में जब मैटर जाता है तो कोर्ट वाले कहते हैं जी आपने एफआईआर 10 घंटे बाद किया, 2 दिन के बाद किया, 4 दिन के बाद किया, इसलिए इसमें प्रोसिक्यूशन केस की कमी है। विटनेसेस होते हैं, उनको एग्जामिन नहीं किया जाता है। जो विटनेसेस आते हैं, जो होते भी हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, और जो 2-4 पकड़ के लाए जाते हैं वो बाद में हॉस्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि इतना लंबी प्रक्रिया है जो कानून की, वो चलती है। देश में महिलाओं के लिए कानूनों की कमी नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखा है, किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बलात्कार जैसे मामलों में आईपीसी की धारा 354 है। फिर कानून बलात्कार जैसे मामलों में संजीदा क्यों नहीं है? दोषियों को सजा दिलाने में नाकाम क्यों है? जबकि आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ 10 घटनाओं में 9 मामले आरोपी के जानकार पर तय होते हैं। दिल्ली में बलात्कार के मामले में 96.6% मामले पीड़ित के जानकारों के ही हैं। एक टाइटर नूज में कर दिया जाए ताकि कोई भाग ना सके फंदे से, और
तुरंत जल्द से जल्द कर दिया जाए, तो किसी 10 लोग जो और करने जा रहे होंगे वो 10 बारी नहीं 100 बारी सोचेंगे कि हम ऐसा गुनाह करें ना करें। गुनाह को रोकने की 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप मतलब एक ऐसा समाज बना दीजिए जो बिल्कुल स्वर्ग जैसा, वो बनेगा नहीं। दरअसल मुनाफा कमाने का दोषी बाजार महिलाओं को एक चीज मांगता है, जहां महिलाओं को अपनी शुचिता के हिसाब से खरीदा बेचा जाए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को, अपराध को दबाकर रखा जाए, कानून की पेंच में जकड़ दिया जाए, ताकि पीड़ितों को इंसाफ न मिले। क्योंकि कानून तो इंसाफ की गारंटी नहीं देता, न्याय पाने की ताकत नहीं देता। जो मौजूदा कानून है हमारे यहाँ, उनको ही ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। औरत के हक में पहले से ही इतने सारे कानून हैं उसमें, तो अब ये छानबीन करने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि वो कानून की प्रक्रिया एक तो इतनी लंबी है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को उसमें घुसने से पहले, यानी शिकायत दर्ज करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हम जाएं कि ना जाएं शिकायत करने, FIR करें कि ना करें, कोर्ट कचहरी पहुँचें कि ना पहुँचें। तो वो मामले इतने आसान क्यों नहीं बनाए गए? कानून हैं तो उनकी प्रक्रियाओं को आसान क्यों नहीं बनाया गया? दरअसल समाज में बदलाव चाहिए, जागरूकता चाहिए। आरोपी के साथ समाज को कटघरे में रखा जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा भी चाहिए और साथ साथ संस्कार भी। इंसाफ की बात भी बनेगी और अपराध में भी कमी होगी। आज सम्मान का मतलब है कि जनतांत्रिक अधिकार आप देते हैं कि नहीं। जनतांत्रिक अधिकार मतलब पूरी बराबरी का अधिकार, कि किसी भी क्षेत्र में पुरुष अगर नौकरी कर सकता है तो वहाँ औरतों की नौकरी के लिए अवसर है कि नहीं है। अगर वो अवसर है तो वो पूरी तरह सुरक्षित है कि नहीं है। अगर वो कमाने जाती हैं तो बराबर का वेतन मिलता है कि नहीं, बराबर श्रम का बराबर वेतन है कि नहीं है। ऐसा इस अर्थ में हम कहेंगे कि तब कहा जाएगा कि सम्मान होना चाहिए। कानून आज है, लेकिन उसे सही तरीके से सही समय पर लागू करने की जरूरत है। इंसाफ के फंदे में जब तक दोषियों को नहीं लाया जाएगा, महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ये ग्राफ कम नहीं होगा। एहसास में वक्त हुआ एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे PG हॉस्टल। जल्द लौटते हैं। एहसास। लड़कियां गांवों और कस्बों की गलियों को छोड़कर आ गई हैं महानगरों में, और महानगरों में वो बसती हैं PG हॉस्टल में, क्योंकि वो यहाँ पढ़ती हैं, काम करती हैं। यहाँ उनका अपना कोई नहीं है, गलियां भी अपनी नहीं हैं। महानगर में हमारे लिए समस्याओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। हमें बस में, मेट्रो में, ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है, कॉलेज भी जाना पड़ता है, लेकिन हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? प्रीति धीमान हरियाणा की हैं। दिल्ली PG हॉस्टल में बसेरा है। जज बनने का सपना लेकर दिल्ली आई हैं, लेकिन अपने आप को महफूज नहीं मानती। 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए गई थी, जहां टैलेंट नहीं, सुंदर चेहरा चाहिए। सीनियर एडवोकेट को मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, तो जो एडवोकेट थे उनका बिल्कुल भी ध्यान मेरी इंटेलिजेंसी में नहीं था, मेरी डिग्री में नहीं था, और ना ही मेरी लॉ के बारे में जो नॉलेज है उसमें था। उनका कहना ये था कि हमें हमारे चैम्बर के लिए खूबसूरत चेहरा चाहिए जो हमारे लिए क्लाइंट ला सके, बैंक से हमारे लिए केस ला सके। तो उस वक्त मैं देख के हैरान रह गई कि मेरी डिग्रीज नहीं, वहाँ पे एक सुंदर चेहरे की ज़रूरत थी। तन्नू भी हरियाणा से है, UPSC की तैयारी करती है, लेकिन महानगर की जिंदगी में खामोशी छाई है। बस में, मेट्रो में लड़कों का छेड़ना, फप्तियां कसना, मानो रोज की फितरत है।
बस में सफ़र करना एक तरह से उन लोग चुपचाप आराम से नीचे सिर करके बैठे रहो, हम ऊपर देख नहीं सकते हैं क्योंकि माहौल इतना ख़राब हो गया है। लड़के आसपास बैठे होते हैं, घूरना, छेड़ना, लड़कियों को तंग करना, ये सब ऐसे चलता रहता है। तो बहुत मुश्किल सफ़र होता है गांव से शहर तक का। और यहाँ दिल्ली आगे तो और भी बुरा हाल लगा। हॉस्टल में रहती है, यहाँ भी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? हालांकि यहाँ सुरक्षा के लिए गार्ड्स हैं, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक की भूमिका में हो तो सुरक्षा की गारंटी की उम्मीद कहां से लगाएं? यहाँ की कहानी अनजान शहर में अकेली लड़की के अलावा कुछ नहीं है। जो गार्ड यहाँ पे चौकीदार छोड़ा हुआ है, जो यहाँ पे काम करता है, तो हम एक सेफ्टी के लिए वो रखा गया है कि यहाँ पे कोई ना आए, कोई ऐसी हरकतें ना कर दे। जो सेफ्टी रखने के लिए भेजा हुआ है वही आपको छेड़ रहा है या कमेंट पास कर रहा है आपके आसपास जाते हुए, तो काहे की सेफ्टी है और काहे की दिल्ली, काहे की हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? भावना मिश्रा तहजीब के शहर लखनऊ से हैं। अंदाज लखनवी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। दिल्ली को शिक्षा का केंद्र भी मानती है, लेकिन पुरुष मानसिकता को दोषी ठहराती हैं। Delhi is the hub of many activities. People come for work, people come to study, people come for coaching classes. मतलब इंडिया का मक्का बन चुका है कोचिंग में। तो हाँ, दिल्ली में क्राइम्स हैं अनडाउटेडली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम्स कहीं और नहीं होते। दिल्ली में क्राइम का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोग रजिस्टर कराते हैं क्राइम। दिल्ली को असुरक्षित शहर मानती हैं, लेकिन पुलिस सेवा को बेहतर मानती हैं। लखनऊ में आप रात को 2 बजे पुलिस कॉल कीजिए, पुलिस नहीं आती है। दिल्ली में रात को 2-2:30 बजे कॉल कीजिए, पुलिस आती है। दे कम एट 1 कॉल। तो येस, आई एडमायर कि दिल्ली गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ मोन। सुरभि सिंह का ख्वाब डॉक्टर बनने का है, लेकिन शहर की हरकतों को कभी नहीं भूलती। जिम छोड़ने की कहानी जहन से नहीं निकल पाती। मैंने जिम ज्वाइन किया था यहाँ पर, और काफ़ी टाइम से मतलब मेरे को नहीं पता था, तो वो लड़का मेरे को फॉलो कर रहा था। एक लड़का, उसने मेरा नंबर निकलवाया और मेरे को बहुत परेशान किया उसने। मैंने नंबर भी चेंज किया, बट उसने फिर से मेरा नंबर ले लिया। उसके बाद वो मेरे पीजी के बाहर आके हॉर्न बजाता था और गेट नॉक करके चला जाता था। विशाखा आगरा से है, लेकिन ताजमहल की शान वाली स्टोरी यहाँ नहीं है। एचटी हिंदुस्तान में नौकरी करती है, कहती है ऐसी मानसिकता से भला देश का क्या विकास होगा। शहर लड़कियों के लिए, जैसे हम रोज आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, तो सेफ तो नहीं है बिल्कुल भी। अकेली लड़कियां देर रात या किसी भी बेटाइम जाए तो कहीं पे भी सेफ नहीं है। कोई भी दुर्घटना उनके साथ हो सकती है। कुसुम ठेठ हरियाणवी है, डाइट की पढ़ाई करती है। शहर की फितरत से चेहरे पर सन्नाटा है, सहमी हुई है। मैं यहाँ पे आई तो मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट नहीं कर पाई थी मैं किसी के साथ में, और मेरे को डर भी बहुत लगता था क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अकेली थी। शहर के मनचले से पीछा छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो गई। हरियाणवी गांव से इतर ये शहर खूब डराता है। एक दिन मैं कॉलेज में से जब आ रही थी तो एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। मैंने उसको वैसे ही मतलब नोटिस भी नहीं किया, वैसे देखा कि मेरा पीछा कर रहा है। उस दिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन फिर यूं ही चलता रहा 1-2 महीने तक। उसके बाद में उस लड़के ने मेरे पीजी का मतलब जहाँ पे मैं रहती थी वो देख लिया, और जिस दिन मैं वहाँ पे नहीं थी उस दिन मेरे पीजी में एंट्री कर ली और दूसरी लड़कियों से मेरे बारे में पूछा। उसके बाद में वो जिस दिन मैं वहाँ पे थी उस दिन आया और लैंडलॉर्ड को उसने बोला कि ये मेरी बहन है। ऐसे ही उसने मेरा नंबर भी ले लिया था, तो मेरे पास में कॉल करके मेरे को हमेशा डिस्टर्ब करता रहता था। ये शहर की चकाचौंध है जिसमें ख्वाब पलते हैं, सपने पनपते हैं, साकार भी होते हैं, लेकिन अपनेपन जैसा एहसास कहीं नहीं होता। हर कोई जल्दी में है। सुरक्षा की चिंता हर किसी के चेहरे पर है, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं होता। ऐसी फितरत से देश समाज आगे नहीं बढ़ता। जिम्मेदारी तो उठानी ही होगी। तो ये था आज का एहसास का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा।
हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। तो फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।